मेरा नाम महेश है। कुछ दिनों से मैं अपने पापा की हरकतों को नोटिस कर रहा था। देख रहा था कि वह बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। वह घर में भी अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम देते थे, ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे। अपने पापा की इतनी अजीब हरकतों पर मेरी कड़ी नज़र थी और मैं उनकी हर एक बात को नोटिस कर रहा था। मेरे पापा गांव के ज़मींदार थे। गांव के लोग मेरे पापा की बहुत इज्जत करते थे। पापा दोपहर को खाना खाए बिना ही घर से निकल जाते और रात को भी देर से घर आते थे। मैं तो शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था और 2 महीने की छुट्टियां पर अपने गांव आया हुआ था। देर रात तक जब पापा घर में आते थे तो मैं सो चुका होता था। अगर गलती से पापा घर भी आ जाते थे तो बार बार उनके नंबर पर ना जाने किसकी कॉल आती रहती थी और इसी तरह से मोबाइल की आवाज़ सुनते सुनते पापा घर से बाहर निकल जाया करते थे। फिर रात को देर से वह घर आते थे। मम्मी से तो उनकी बातचीत बहुत ही कम होती थी। मम्मी और मैं उनके इस चेंजेस पर बहुत हैरान और परेशान थे। कुछ तो था जो बुरी तरह से खटक रहा था, लेकिन क्या, ये हम दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा था। घर के मेंबर्स में तो उनकी दिलचस्पी ना के बराबर ही रह गई थी। उनकी लापरवाही को देखते हुए मम्मी ने भी उनसे बातचीत करना कम कर दी थी। मैंने दिल में ठान लिया था कि जो भी हो, मैं अपने पापा के इस चेंजेस की वजह जानकर ही रहूँगा। एक दिन मैंने मम्मी से कहा कि मैं ज़मीनों पर जा रहा हूँ। मम्मी ने मुझे जल्दी से पापा का टिफ़िन तैयार करके दिया और कहा कि यह अपने पापा को दे देना। मेरे पास टिफ़िन देने का बहाना बहुत अच्छा था। इस मौके की तो ना जाने में कब से तलाश में था। मैं टिफ़िन लेकर पापा की सच्चाई के बारे में जानने के लिए निकल गया था। मैं हमारी ज़मीनों पर चला गया था, जहाँ पर गांव के सारे ही बड़े लोग बैठते थे। उस जगह जाकर मैं खड़ा हो गया था। मुझे पता था कि पापा हर रोज़ यहीं पर बैठते हैं, इसलिए मैं आसानी से उनके पास पहुंच गया था। मैं जब पंचायत में बैठे हुए लोगों के पास गया तो वह लोग मुझे देखकर चौंक गए थे। मैंने उनसे पापा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब तो आज यहाँ आए ही नहीं हैं। फिर किसी ने मुझे बताया कि उन्हें हमने छोटी हवेली के पास जाते हुए देखा था। मैं हैरान रह गया था कि छोटी हवेली में पापा का क्या काम है। छोटी हवेली पर तो कोई जाता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हमेशा खाली ही पड़ी रहती है। शहर से अगर कुछ मेहमान हमारे घर आते तो वहाँ लोग छोटी हवेली में ठहरते हैं। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं पापा को छोटी हवेली में देखने के लिए चला जाता हूँ। मैं जब वहाँ गया तो मुझे बाहर ही चौकीदार बैठा हुआ नजर आया था। मैंने उससे पापा के बारे में पूछा तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया था कि वह तो यहाँ पर आए ही नहीं है, क्योंकि मुझे चौकीदार के चेहरे से साफ लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। उसके चेहरे पर रंग सफ़ेद हो गया था और उसका चेहरा फीका पड़ गया था। मैंने दोबारा से चौकीदार से पूछा, बताओ ना, क्या चौधरी साहब हवेली के अंदर गए हैं? तो वह फिर से वही बात दोहराने लगा, नहीं मालिक, बड़े मालिक हवेली के अंदर नहीं है। मैंने हैरान होकर कहा, अगर पापा यहाँ पर भी नहीं हैं तो फिर कहाँ गए? क्योंकि वह तो या तो ज़मीनों पर गए हुए होते थे या फिर हवेली पर ही कुछ समय बिताने के लिए आ जाया करते थे। जवाब में चौकीदार ने कहा कि छोटे मालिक आप चले जाओ, अगर बड़े मालिक आ जाएंगे तो मैं आपको खबर कर दूंगा। अभी तो वह यहाँ पर नहीं है। मैं ना चाहते हुए भी चौकीदार की बात मानने के लिए तैयार हो गया था। इसी कन्फ्यूजन से मैं पीछे की तरफ पलटा ही था कि मेरे कानों में हवेली के अंदर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं हवेली के अंदर जाने लगा था कि चौकीदार ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया था और कहने लगा, छोटे मालिक आप गए क्यों नहीं हो? मैंने कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे देखना है कि अंदर कौन है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चौकीदार फिर भी मेरी बात को नहीं सुन रहा था। फिर मैंने उसको धक्का दे दिया और मैं हवेली के अंदर भागकर चला गया था। चौकीदार भी भागते हुए मेरे पास आया था। इससे पहले वह मुझे रोकता, मैं हवेली के ऊपर वाले पोर्शन की तरफ भागने लगा था, क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ ऊपर की तरफ से ही आ रही थी। मैं कमरे के अंदर चला गया था, लेकिन कमरे के अंदर जाते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मेरे होश व आवाज़ ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने फटी फटी आंखों से सामने की तरफ देखा तो सामने का नज़ारा मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पापा को कभी इस हाल में भी देखूंगा। मुझे अपने पापा से नफरत होने लगी थी।
क्योंकि ये आदमी पिता कहलाने के लायक ही नहीं था। मैं इस मामले से गांव में पैदा हुआ था। मैं अपने पिता का इकलौता और लाडला बेटा था। मेरे पिता ने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करी थी। मेरे 2 चाचा भी थे, वह भी जमींदार थे। हम लोगों की गांव में बहुत सारी इज्जत थी और बहुत सारी हवेलियां भी थी। हम बहुत ज़्यादा अमीर थे, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए पापा ने मुझे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। मैं यहाँ पर 2 महीने की छुट्टियों पर आया हुआ था। मेरी लाइफ मेरे हिसाब से गुजर रही थी। मेरा कोई भाई बहन नहीं था। मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके अलावा भी मुझसे घर में प्यार करने वाली मेरी बुआ थी, जो कि मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह 3 भाइयों की बहन थी। उनके 3 भाइयों ने उनसे बहुत प्यार किया था। मेरी बुआ जी भी लंदन में पढ़ी लिखी थी। पढ़ाई हो जाने के बाद मम्मी पापा उनके लिए रिश्ता देख रहे थे। क्योंकि मेरे पापा सब भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए उन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल माता पिता की तरह रखा था। दोनों चाचा की तो शादी हो चुकी थी और दोनों ही अपने अपने घर में रह रहे थे। यह घर सिर्फ हमारा था। इसमें पापा मम्मी, मैं और बुआ हमारे साथ रहते थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। बुआ की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। एक दिन बुआ मुझसे मिलने के लिए शहर मेरे कॉलेज आ गई थी। उन्हें देखते ही मैं हैरान रह गया था। मेरी बुआ बहुत खूबसूरत है। उनकी उम्र 32 साल हो चुकी थी, लेकिन उनकी उम्र को कोई कह नहीं सकता था कि वह 32 साल की है। पढ़ाई की वजह से उन्होंने शादी भी नहीं की थी, क्योंकि वह पढ़ना चाहती थी। हमारे गांव में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने लिखने की परमिशन नहीं दी जाती थी, लेकिन पापा ने बुआ की हर ख्वाहिश को पूरा किया था। वह काफ़ी दिन तक मेरे फ्लैट में मेरे साथ रहकर आई थी। बुआ की जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो फिर वह परमानेंट गांव में ही रहने लगी थी। अभी तो मैं भी गांव ही आया हुआ था। मुझे यहाँ पर आए हुए 2 दिन ही गुजरे थे कि पापा ने कहा, गांव से कुछ लोग बुआ का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। शायद बुआ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन्होंने पापा को बता दिया कि वह किसी और को पसंद करती हैं। पसंद ही नहीं करती, बल्कि वह उस इंसान से शादी कर चुकी हैं। ये बात सुनकर तो हम लोगों के होश उड़ गए थे। बुआ ने गांव में ही रहने वाले रमेश से शादी कर ली थी, जो कि पिछले दिनों बुआ के साथ ही पढ़कर आया था। इन दोनों ने एक दूसरे को अपने कॉलेज में ही पसंद कर लिया था। उसके बाद इन दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी। न जाने एक दिन इन लोगों के दिमाग को क्या हुआ कि इन दोनों ने खामोशी से कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस बात पर काफ़ी हंगामा हुआ था। रमेश अंकल भी हमारे घर पर आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पापा बुआ की शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। मेरे पापा को इस बात पर कोई खास ऐतराज़ नहीं हुआ था, लेकिन मैंने देखा था कि वह थोड़ी देर के लिए रमेश अंकल के चेहरे पर से नज़रें नहीं हटा सके थे। ना जाने क्यों वह उनको इतनी घूर घूर कर देख रहे थे। हम लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पापा ने कभी बुआ की आंखों में आंसू नहीं आने दिया था, इसलिए उनकी इस गलती को बड़ी आसानी से माफ़ कर दिया था। हालांकि मेरे चाचा चाची ने इस बात पर बहुत हंगामा किया था। पापा ने उन लोगों को भी खामोश कर दिया था। बुआ विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वह घर वापस आ गई थी। उनका कहना था कि उनका इस घर में हिस्सा है, उनका जितना भी हिस्सा है उनको दे दिया जाए। ये बात सुनकर पापा को बहुत अफसोस हुआ था। बुआ ने कहा कि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं यहीं पर इस घर में रहना चाहती हूँ। मेरी बुआ ने पापा से कहा कि उनका उनके ससुराल में दिल नहीं लगता, इसीलिए वह हमारे घर में अपने हिस्से की जगह पर रहना चाहती है। यह बात सुनकर मेरे पापा को गुस्सा भी आया था, मगर कानूनी तौर पर इस घर में बुआ का भी बराबर से हिस्सा था, इसीलिए उन्होंने बुआ को घर में रहने से रोक टोक नहीं की। रमेश अंकल बहुत अच्छे इंसान थे। वह तो हमेशा बुआ की हाँ में हाँ मिला दिया करते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। रमेश अंकल ने बहुत ही जल्द हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स के दिल में भी जगह बना ली थी। सभी लोगों को रमेश अंकल बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। अब बुआ हमारे घर में सिर्फ इसलिए रहने के लिए आ गई थी क्योंकि उनकी ससुराल में उनका मन नहीं लग रहा था। हालांकि उनके पति के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह बुआ को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों के बीच बहुत ही गहरी मोहब्बत थी। मैंने महसूस किया था कि पापा का बिहेवियर रमेश अंकल के साथ बहुत ही गुस्सा भरा था।
जबकि बाकी के दोनों चाचा और चाचियाँ और साथ ही साथ उनके बच्चे भी रमेश अंकल से बहुत इम्प्रेस थे। हालांकि मैं भी उनसे काफ़ी इम्प्रेस था, क्योंकि वह बहुत अच्छे थे। मेरी मम्मी भी रमेश अंकल से काफ़ी खुश रहती थी, क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मी को अपनी बहन बना लिया था। मुझे तो बस यह बात समझ नहीं आती थी कि मेरे पापा को रमेश अंकल को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम थी, जबकि उनके सारे घर वाले रमेश अंकल को एक्सेप्ट कर चुके थे। और जब वह हमारे घर शादी करके आई थी, उन्होंने बताया था कि उन्होंने रमेश अंकल से शादी कर ली है, तब तो मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने सब लोगों के सामने ऐसे रिएक्ट किया था जैसे उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ ही ना हो। रमेश अंकल ने अपने अच्छे बिहेवियर से अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बना ली थी। इधर बुआ भी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत से बहुत खुश थी। मैंने नोटिस किया था कि बुआ के सामने तो पापा रमेश अंकल के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं और उनके पीठ पीछे रमेश अंकल की बातों ही बातों में खूब इंसल्ट करते हैं। रमेश अंकल इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने इस बात के बारे में अभी तक अपनी पत्नी से कोई बात नहीं की थी। मैं तो इस बात से परेशान भी हुआ था कि इन दोनों की लव मैरिज के बीच सबसे ज़्यादा बोझ मुझे रमेश अंकल पर ही लग रहा था। उन्होंने बुआ की खुशी की खातिर अपने परिवार वालों से भी अलग रहने की ठान ली थी। कभी वह अपने फैमिली वालों को मनाते, तो कभी पापा का मूड उन पर खराब हो जाता है। पापा ने रमेश अंकल पर काफ़ी सारी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी। वह जहाँ पर नौकरी करते थे, पापा ने कहा था कि मुझे तुम्हारा उस जगह पर नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने गांव के एक सरकारी स्कूल में रमेश अंकल को जॉब दिलवा दी थी। हालांकि वह गांव के ही एक बैंक में नौकरी करते थे। वह हर बात पर उन्हें झकझोर कर रख दिया करते थे और बेचारे रमेश अंकल बुआ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। वह यही कहते थे कि वह उनके साथ शादी करके बहुत खुश है। रमेश अंकल पापा की हर बात को खामोशी से सहन करते थे। अंकल को कभी भी पापा पर गुस्सा नहीं आया था, वह अपनी इंसल्ट भी सहन करते रहते। रमेश अंकल को देखकर मुझे लगता था उनकी परवरिश अच्छी तरह से की गई है। पापा ने मुझे रमेश अंकल से बात करने के लिए मना भी किया हुआ था। वह कहते थे कि इससे ज़्यादा करीब होने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी बुआ का पति ज़रूर है, मगर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको सिर्फ मैंने तुम्हारी बुआ की खातिर ही एक्सेप्ट किया है। मुझे पापा की इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। मुझे तो पहले दिन से ही रमेश अंकल बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। पापा पता नहीं क्यों ऐसी बातें किया करते थे, लेकिन मैं यह बात समझ गया था कि बुआ के सामने पापा रमेश अंकल के साथ अच्छे बिहेव का नाटक सिर्फ इसलिए करते थे कि कहीं बुआ को बुरा न लग जाए। पता नहीं पापा को रमेश अंकल से साथ क्या प्रॉब्लम थी। वह जब भी हमारे घर में होते, पापा का मूड खराब हो जाता था और उनकी पीठ पीछे वह उन्हें खूब बुरा भला कहते थे। उनके इस बर्ताव ने मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया था। बुआ अब प्रेग्नेंट हो गई थी। इस खुशी से हमारे घर में रौनक आ गई थी, लेकिन पापा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने इस बारे में अभी तक बुआ को नहीं बताया था कि वह रमेश अंकल से नफरत करते हैं, क्योंकि मैं बुआ के हंसते खेलते हुए चेहरे को मुरझाना हुआ नहीं देख सकता था। मगर इस समय रमेश अंकल बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगे थे, जिसको देखते हुए मैं रमेश अंकल से पापा के पीछे थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था। रमेश अंकल भी मेरे साथ खुश रहने लगे थे। रमेश अंकल शायद पापा की बताई गई नौकरी से खुश नहीं थे। अब जबकि बुआ को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, इसीलिए रमेश अंकल को पापा और बुआ की हर बात को एक्सेप्ट करना पड़ता था। रमेश अंकल कुछ भी करते, पापा उनसे खुश नहीं होते थे। और तो और उन्हें उनका हमारे घर में रहना भी पसंद नहीं था। लेकिन रमेश अंकल तो हमारे घर में ही रह रहे थे। पापा के लाख मना करने के बावजूद भी वह अपने घर नहीं गए थे। लेकिन मुझे रमेश अंकल का यह अंदाज बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने अभी तक रमेश अंकल के अंदर कोई बुराई नहीं देखी थी। इसीलिए मैं खुश था कि मेरी बुआ को रमेश अंकल जैसा हमसफ़र मिला है। मगर पापा तो किसी न किसी तरह से रमेश अंकल और बुआ को हमारे घर से निकाल देना चाहते थे। लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ मैंने देखा था कि अब तो रमेश अंकल भी पापा की इन हरकतों से तंग आकर उन्हें पलटकर जवाब देने लगे थे। अब तो मैंने उन दोनों के बीच कुछ और महसूस करना शुरू कर दिया था। मुझे पापा की रमेश अंकल से नफरत की वजह अभी तक समझ नहीं आई थी, लेकिन पापा का इस तरह से उनके पीछे पड़ जाना, उनकी ज़िंदगी को तंग कर देना और बेवजह उनको परेशान करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कभी कभी सोचता था कि मुझे इस बारे में बुआ से बात करनी चाहिए,
लेकिन फिर मैं कुछ सोचकर पीछे हट जाता था। हमारे घर में कोई भी मेरे पापा के खिलाफ नहीं जा सकता था। बस यही सब सोचते हुए मैं कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता था। एक दिन मैंने देखा कि छत पर पापा और रमेश अंकल आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। मैं छत पर ही जा रहा था, लेकिन छत पर जाने से पहले उन दोनों की बातें सुनकर मैं सीढ़ियों पर ही रुक गया था। मुझे उन लोगों को देखकर यह लगा कि वह दोनों बुआ की शादी के पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। रमेश अंकल तो बचपन से ही शहर में पढ़े लिखे थे। उनके पिता ने उन्हें बचपन में ही शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था और बुआ के साथ वह शहर से ही शादी करके यहाँ आए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ के गांव में नौकरी करना शुरू कर दिया था। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। घर में रमेश अंकल का बिहेवियर, जो सबके साथ बहुत अच्छा था, वह भी अब धीरे धीरे बदलने लगा था, जिस पर हम लोग बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि रमेश अंकल का बिहेवियर अब बुआ के साथ भी गुस्से से भरा रहने लगा था। जो इंसान अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, आज वह अपनी पत्नी से ढंग से बात तक नहीं करता था। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था और अब धीरे धीरे लगने लगा था कि पापा शायद इसी वजह से रमेश अंकल को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। बुआ बेचारी रमेश अंकल के इस बिहेवियर से दिन ब दिन घुलती जा रही थी। हालांकि उनके पेट में बच्चा भी था। एक दिन बुआ मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानी बताकर बहुत रो रही थी। मैंने उनको तसल्ली दी। उन्होंने मुझे बताया था कि मैं रमेश से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन रमेश मेरे साथ ऐसा भी करने लगेगा। उसके खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने बुआ को तसल्ली दी और उन्हें समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। अब तो रमेश अंकल बुआ से मिलने के लिए यहाँ पर भी नहीं आ रहे थे। अब वह ज़्यादातर अपनी फैमिली के पास ही रहने लगे थे। बुआ प्रेगनेंसी के दिनों में रमेश अंकल की इस तरह से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसा करने की वजह से उनका बर्ताव भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। मैं सोच रहा था कि मुझे रमेश अंकल से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे वह हमारे घर पर नहीं आ रहे थे। लेकिन इस दौरान पापा का बिहेवियर हम सबके साथ बहुत अच्छा था। पापा अब घर में खुशी-खुशी रहने लगे थे। और तो और बुआ जब उनके सामने रोने बैठ जाती हैं, तो पापा उन्हें समझाते थे कि मैं तो कहता हूँ, अपने इस बच्चे को भी खत्म कर दो और उस घटिया इंसान से अपनी जान छुड़ा लो। लेकिन जब बच्चा खत्म करने की बात आती तो बुआ जोर से चिल्लाती थी और कहती थी कि ये मेरा और रमेश का बच्चा है, मैं इसे कभी खत्म नहीं कर सकती। मैं समझ गया था कि पापा चाहते हैं कि वह इस बच्चे को खत्म कर दे और फिर पापा रमेश अंकल से उन्हें डाइवोर्स दिलवाकर अपने मन मकसद में कामयाब हो जाएँ। क्योंकि पापा तो रमेश अंकल को पहले से ही पसंद नहीं करते थे। मैं रमेश अंकल की तलाश में था। रमेश अंकल मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। ना जाने रमेश अंकल कहाँ चले गए थे। मैं उनको देखने के लिए जहाँ वहाँ नौकरी करते थे, वहाँ पर भी गया था। एक दिन रात के 1 बज रहे थे, अचानक मेरे एक फ्रेंड की शहर से कॉल आ गई थी। मैं उससे बात कर रहा था और बात करते-करते मैं छत पर चला गया था, क्योंकि छत पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मैं काफ़ी देर तक छत पर बैठकर अपने फ्रेंड से बात करता रहा। मैंने नोटिस किया कि रात के इस टाइम पर पापा घर का दरवाज़ा खोलकर कहीं बाहर जा रहे थे। पापा को देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने जल्दी से कॉल कट कर दी और पापा का पीछा करने के लिए चला गया कि आखिर इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। इतनी रात को उन्हें घर से निकलने का ऐसा क्या अर्जेंट काम पड़ गया था। मैंने देखा कि पापा कच्ची सड़क वाले रास्ते पर जा रहे थे। ये रास्ता जंगल की ओर जाता था। पापा सड़क के एक किनारे की तरफ को रुक गए थे। मैं भी उनका पीछा कर रहा था और धीमे-धीमे चल रहा था कि कहीं पापा को शक न हो जाए। मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। पापा रुक गए थे और फिर उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से मोबाइल निकाला और उन्होंने किसी का नंबर डायल किया था। वह कॉल पर बात करके कह रहे थे कि आ जाओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं चौंक गया था कि आखिर पापा से कौन मिलने के लिए आ रहा है। लगभग 15 मिनट के इंतजार के बाद पापा से मिलने के लिए कोई आदमी आया, लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया था कि जो इंसान 2 हफ्तों से गायब था, वह पापा से मिलने के लिए आ गया था। ये कोई और नहीं बल्कि रमेश अंकल थे। ये दोनों मुझसे काफ़ी दूरी पर खड़े हुए थे, इसलिए मुझे उनकी कोई बात साफ-साफ सुनाई नहीं दे रही थी। वह दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। मैंने सिर्फ इतना सुना था
कि पापा रमेश अंकल से कह रहे थे कि तुम बहुत बिगड़े हुए इंसान हो। तुम मेरी बहन की जिंदगी से चले जाओ। पापा ने तेज आवाज से कहा था। जवाब में रमेश अंकल भी पापा पर चिल्लाए। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आपकी बहन की खातिर ही आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, वरना आज तक मैं किसी के आगे झुका नहीं हूँ। रमेश अंकल ने कहा, आप कितने शरीफ हो ये तो मैं भी जानता हूँ। बेहतर होगा कि आप मुझे मुंह खोलने पर मजबूर मत करो, वरना दोनों को नुकसान हो जाएगा। पापा बोले, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम देख लेना। पापा ने बहुत गुस्से में आकर रमेश अंकल से यह बात कही थी। उसके बाद पापा पलटकर वापस आने के लिए मुड़ गए थे। मैं जल्दी से एक पेड़ की आड़ में छुप गया था ताकि वहां मुझे देख ना सके। उनकी बातों ने मुझे और कंफ्यूज कर दिया था। मुझे रमेश अंकल के बोलने के अंदाज पर बहुत हैरत हुई थी। मैंने उन्हें कभी पापा से इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उनको इस तरह से बात करते हुए देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक उन्होंने पापा की हर गलत बात को भी खामोशी से और मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट किया था। शायद ऐसा इसलिए हो सकता है कि वह बुआ के सामने पापा के साथ अच्छा बिहेव रखते हो। मैंने सोचा था कि आखिर मैं घर जाकर बुआ को इस बारे में सब कुछ बता दूंगा। मैं पापा के घर जाने से पहले ही घर चला गया था, लेकिन यह देखकर मैं हैरान रह गया था कि घर की सारी लाइट ऑन थी। बुआ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। माँ उनके लिए परेशान हो रही थी। मैं जल्दी से बुआ को गोद में लेकर अस्पताल लेकर भागने लगा कि तभी थोड़ी देर बाद पापा भी घर पर आ गए थे। उन्होंने जब बुआ की ऐसी हालत देखी तो गाड़ी में बैठाकर उन्हें फौरन अस्पताल लेकर चले गए। हम लोग बुआ के लिए बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम सभी उनसे बहुत प्यार करते थे। बुआ की ऐसी हालत देखकर मैंने उनको इस बारे में कुछ भी ना बताने का फैसला कर लिया था। मैंने पापा से कहा कि हमें रमेश अंकल को बुआ की तबीयत के बारे में बता देना चाहिए। पापा को मेरी इस बात पर गुस्सा आ गया था और उन्होंने कहा, तुम खामोश खड़े रहो, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर बुआ का चेकअप कर रहे थे, 1 घंटा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि बुआ अपने बच्चे को खो चुकी हैं। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। हालांकि मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैंने अभी भी पापा से कहा कि पापा, हमें इस बारे में रमेश अंकल को बता देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन पापा हमें लगातार मना किए जा रहे थे। मैंने खुद ही एक कोने में जाकर चुपके से रमेश अंकल को कॉल लगाना चाहा, मगर उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। मैं बहुत परेशान था कि रमेश अंकल को ऐसे मोमेंट पर बुआ के साथ होना चाहिए था। सुबह हो गई थी जब बुआ को होश आया और उन्हें पता चला कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। वह बहुत रो रही थी और बार-बार रमेश अंकल को याद कर रही थी। पापा को तो जैसे उनके रोने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सभी लोग अस्पताल आ गए थे और बुआ के लिए सभी बहुत परेशान थे। साथ ही साथ रमेश अंकल को भी बुरा भला कह रहे थे कि ऐसे वक्त पर उन्हें बुआ के साथ होना चाहिए। बड़े चाचा जी तो कह रहे थे कि ऐसे लापरवाह इंसान मैंने कभी नहीं देखा, जिसको ना तो अपनी पत्नी की चिंता है और ना ही अपने होने वाले बच्चे की। मुझसे अब लोगों की बातें इस तरह से और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं फौरन ही रमेश अंकल के घर चला गया और वहां जाकर मैंने थोड़ा हंगामा भी किया कि आप लोगों को कोई फिक्र है कि नहीं, उधर मेरी बुआ किस कंडीशन में है और ना ही रमेश अंकल को कोई परवाह है। वह इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए मैंने कहा कि अगर रमेश अंकल घर पर हैं तो उन्हें मेरे साथ अस्पताल भेज दीजिए, क्योंकि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बुआ की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। रमेश अंकल की मम्मी ने मुझे बताया कि बेटा वह तो कल रात से घर ही नहीं आया है। हालांकि कल रात को रमेश अंकल पापा से मिलने के लिए आए थे। अब वह सच कह रही थी या झूठ, पहले तो मुझे उनकी बात पर यकीन भी नहीं आ रहा था। मुझे लगा शायद वह अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए यह बात कह रही हैं कि उनका बेटा घर में नहीं है, पर मुझे उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि इस बात पर अफ़सोस तो उन्हें भी है कि उनका खून उनसे जुदा हो गया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया था और वापस अस्पताल आ गया था। हालाँकि 1-2 जगह रास्ते में भी रमेश अंकल को ढूँढ कर आया था। रमेश अंकल मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। 3 दिन बाद बुआ घर आ गई थी। बुआ की तबीयत ठीक नहीं थी। वह बार-बार रमेश अंकल को याद कर रही थी और अपने बच्चे को भी याद करके रो रही थी। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। हम लोगों से बुआ की यह हालत देखी नहीं जा रही थी।
मेरी कोशिश लगातार यही थी कि मैं रमेश अंकल को ढूँढ सकूँ। रमेश अंकल मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। एक दिन बुआ परेशान हालात से तंग आकर खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। जब पापा ने बुआ से कहा कि तुम जिस इंसान के लिए पागल हो रही हो, वह तुम्हें छोड़कर भाग चुका है और तुम्हें बता दूँ कि उसने शहर में दूसरी लड़की से शादी कर ली है। ये बात सुनकर तो हम लोगों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। बुआ का भी रो-रो कर बुरा हाल हो गया था। माँ ने बुआ को बहुत समझाया कि तुम्हारे भाई सही कह रहे हैं। जो इंसान तुम्हारे बच्चे के मरने पर नहीं आया, वह इंसान बेवफा ही हो सकता है। रमेश को तुम जितना अच्छा समझती थी, वह इतना अच्छा नहीं है। उसने तुम्हारे साथ इसीलिए तो बोलचाल बंद कर दी थी कि ताकि वह तुम्हें छोड़कर चला जाए। और अब देखो ना, वह तुम्हें छोड़कर चला भी गया है। पापा कहने लगे कि मोहब्बत की शादी का यही नतीजा होता है। हम लोग तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोचते, लेकिन तुमने तो हमें बिना बताए ही शादी कर ली थी। ये सब उसी का नतीजा है। अब तुम्हें यही करना चाहिए कि उस इंसान के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो और हम तुम्हारा रिश्ता दूसरी जगह तय कर देते हैं। वहाँ पर तुम खुशी-खुशी शादी कर लो। पापा की बात सुनकर बुआ तो पागल सी हो गई थी। काफ़ी दिनों तक उनकी हालत ऐसी ही रही थी। मैं भी घर के इस माहौल की वजह से शहर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि शहर जाकर मुझे पता था कि मैं और भी ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा। मेरा ध्यान बार-बार घर की तरफ ही रहेगा। इसलिए मैंने यहीं पर रुकने का फैसला कर लिया था। अभी कुछ दिन गुज़रे थे कि रमेश अंकल के घर वाले हमारे घर पर आकर खूब हंगामा करने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को तुम लोगों ने कहाँ पर कैद किया है। उनका कहना था कि रमेश काफ़ी दिनों से लापता है। वह घर पर नहीं आया है। उसका नंबर भी बंद जा रहा है। हमने उसको काफ़ी जगह तलाश कर लिया है, लेकिन वह कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। पापा ने उन लोगों से कहा कि आपका बेटा तो यहाँ पर भी नहीं आया है। वह लोग बहुत ज़्यादा हंगामा काट रहे थे, जिसकी आवाज़ बुआ को भी चली गई थी। पापा इस हंगामे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ था कि पापा ने हम लोगों को बताया था कि रमेश अंकल ने दूसरी शादी कर ली है, शहर में जाकर, तो फिर वह ये बात उनकी फैमिली को क्यों नहीं बता रहे थे? ये हंगामा काफ़ी देर तक इसी तरह से चला था। फिर उसके बाद वह लोग अपने घर चले गए थे। ना जाने पापा ने उनसे ऐसी क्या बात कही थी कि वह लोग खामोश होकर वहाँ से चले गए। ये सोच-सोच कर मेरा दिमाग खराब हो गया था कि आखिर रमेश अंकल कहाँ गए हैं। इन दिनों पापा भी मुझे बहुत बदले-बदले नज़र आ रहे थे। ना तो ठीक से घर में बैठ रहे थे और ना ही हम लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर रहे थे। यहाँ तक कि वह ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे। बिना खाना खाए ही ना जाने कहाँ पर चले जाते थे। उनका बिहेवियर तो शुरू से ही बहुत कड़क था, लेकिन आजकल तो वह हम लोगों के साथ और भी ज़्यादा गुस्से से बात करने लगे थे। इधर रमेश अंकल का उनके घरवालों को अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। मुझे लगता था कि रमेश अंकल ने शहर में जाकर कोई शादी-वादी नहीं की है, बल्कि वह कहीं गुम हो गए हैं। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। अब जो करना था वह मुझे ही करना था। मैंने पापा पर कड़ी नज़र रखने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। यही वजह थी कि जब एक दिन मैं पापा का टिफ़िन उनको देने के बहाने ज़मीनों पर चला गया। यह मौका मेरे लिए बहुत अच्छा था, ताकि मैं पापा का पीछा कर सकूँ और देख सकूँ कि वह हर रोज़ ज़्यादातर टाइम कहाँ पर दे रहे थे। मैं जब ज़मीनों पर लोगों के पास गया, तो उन्होंने बताया कि आज पापा ज़मीनों पर आए ही नहीं हैं। मैं उनकी बात पर सुनकर हैरान रह गया था, जबकि सुबह ही तो वह घर से ज़मीनों के बारे में कहकर निकले थे। फिर एक आदमी ने बताया कि पापा को उसने छोटी हवेली की तरफ जाते हुए देखा था। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हुआ था कि पापा को आखिर छोटी हवेली में क्या काम पड़ गया था। जब मैं छोटी हवेली पर गया, तो चौकीदार ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। पहले तो वह झूठ भी बोल रहा था कि पापा हवेली में नहीं हैं, लेकिन जब मैं वहाँ से पलट कर घर आने के लिए मुड़ रहा था, तो मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई थी, "बचाओ, बचाओ!" मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। यह चिल्लाने की आवाज़ किसकी थी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं दौड़ता हुआ हवेली के अंदर जाने लगा था। मुझे चौकीदार रोकने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको धक्का देकर गिरा दिया था। मैं जब भागकर हवेली के ऊपर वाले पोर्शन में छोटे से बने हुए कमरे के अंदर गया, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि पापा के हाथ में बंदूक थी और एक तरफ रमेश अंकल की कुर्सी से बंधे हुए थे और वह काफ़ी ज़ख्मी हालत में थे। पापा बंदूक से उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जाकर उनके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की और उनसे कहा कि आप यह सब कुछ क्या कर रहे हो? पापा ने कहा मुझे छोड़ दो वरना यह बंदूक मैं तुम्हारे ऊपर चला दूँगा।
मैंने कहा, पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पापा से मैं बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था। वह कह रहे थे कि बस बहुत हो गया, आज तो मैं इसको जान से मार कर ही रहूंगा। मैं लगातार पापा के हाथ से बंदूक ले रहा था और हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस हो रही थी। इस दौरान बंदूक की गोली अचानक से मेरे कंधे पर लग गई। मेरे कंधे से खून निकलने लगा था और मैं जमीन पर गिर गया था। पापा ने जब मेरी हालत देखी तो वह घबरा गए थे। चौकीदार भी वहां पर आ गया था। वह लोग रमेश अंकल को तो भूल ही गए थे और फिर मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर जाने लगे। जब मैं अस्पताल गया तो वहां पर मेरे कंधे का ऑपरेशन हुआ था और मेरे कंधे से गोली निकाल दी गई थी। मेरी तबीयत जब बेहतर हुई तो मुझे अपने पिता पर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे मेरी हालत पर कि मुझे गोली कैसे लग गई। सब लोग मेरे पास थे। पापा मुझे देखकर काफी शर्मिंदा हो रहे थे क्योंकि उनके हाथ से गोली उनके बेटे को लग गई थी। बुआ भी मेरे लिए बहुत परेशान थी। मैं बुआ के मासूम चेहरे को देखकर परेशान हो रहा था, लेकिन मैं इस बात को जानना चाहता था कि आखिर पापा रमेश अंकल को क्यों मारना चाहते थे। भगवान की करनी अच्छी थी कि रमेश अंकल सही सलामत हैं और वह अस्पताल मुझसे मिलने के लिए आ गए थे। वहां पर मौजूद सारे लोग रमेश अंकल को अचानक देखकर हैरानी में पड़ गए थे। हालांकि सारे लोग रमेश अंकल से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सबको शांत करवाया था कि रमेश अंकल से कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं सब लोगों को बताता हूँ कि आखिर रमेश अंकल कहाँ गए थे। मैंने रमेश अंकल के बारे में सब कुछ बता दिया था, तो सब लोग परेशान हो गए। मेरे पापा बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। बुआ ने पापा से कहा कि क्या आपका बेटा सच कह रहा है। पापा को एहसास हो गया था कि उनका बेटा उनकी लगी हुई गोली से मर भी सकता था। इसलिए उन्होंने ये समझा कि अब उन्हें अपने मुंह से ही सच-सच बता देना चाहिए। वो अपने पति को देखकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। पापा ने बताया कि मुझे रमेश शुरू से ही पसंद नहीं था, क्योंकि अपनी जवानी में रमेश का पिता और मैं इस गांव के सबसे बड़े बदमाश थे। उसके घर का माहौल भी बहुत खराब था। वह खानदानी लोग नहीं है। फिर हमें पता चला कि मेरे दोस्त ने अपने बेटे रमेश को भी अपनी तरह बनाया हुआ है। रमेश को मैंने 1-2 बार चोरी करते हुए भी पकड़ा था। रमेश को मैं पहले से जानता था। जब इस गांव में उसकी करतूतें ज्यादा फैलने लगी और वह बदनाम होने लगा तो गांव की पंचायत में फैसला हुआ था कि रमेश को शहर भेज दिया जाए, क्योंकि इस रमेश की वजह से गांव का माहौल बिगड़ता चला जा रहा था। गांव के और बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। लेकिन जिस शहर में मैंने अपनी बहन को पढ़ने के लिए भेजा था, वहीं पर ही रमेश भी था। इन दोनों ने कब और किस तरह से शादी कर ली, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब ये दोनों यहाँ पर शादी करके आ गए थे, तो मैं बहुत हैरान हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन की शादी एक चोर के साथ हो। मेरी बहन इतनी पढ़ी-लिखी और इंटेलिजेंट थी। मेरी बहन को कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था, लेकिन इसने रमेश जैसे घटिया इंसान को ही चुना। ये तो भोली-भाली है, रमेश के बारे में कुछ नहीं जानती। काफ़ी सालों पहले मैं भी चोर था। यह बात रमेश के पिता ने उसे बता दी थी। फिर यह मेरी बहन को लेकर मेरे घर में रहने के लिए आ गया। मुझे रमेश का अपने घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रमेश के घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं अपनी बहन का रिश्ता ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, जहाँ के लोग खानदानी चोर हो। मैं चोर ज़रूर था, लेकिन मैंने हमेशा अपनी बहन, भाइयों को और अपने बेटे को अच्छी सीख दी थी। मैंने अपनी बहन को इससे दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बहन तो मेरी बात कभी मानने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे रमेश को ही अपनी बहन से दूर करना चाहिए। मैंने इससे कहा था कि ये मेरे घर से चला जाए, लेकिन यह मेरे घर से नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे उसके साथ कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैंने पहले इसे मौका दिया था कि तुम मेरी बहन के करीब मत आओ और उससे दूर रहो। हो सके तो उसे छोड़ दो, लेकिन यह मेरी बात नहीं मान रहा था। मैंने इससे कहा, अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो मैं तुम्हारी सच्चाई अपनी बहन को बता दूँगा, फिर वह तुम्हें खुद ही छोड़ देगी। वह मेरी बात सुनकर परेशान हो गया था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि इसकी सच्चाई खुलकर मेरी बहन के सामने आ जाए। मैंने इसको लाख धमकाया कि मेरी बहन को डाइवोर्स दे दे, और यह तो उसके और भी ज़्यादा करीब आ रहा था। ये मेरी 1-2 बार की धमकी में तो आ ही गया था और कुछ दिन के लिए चला भी गया था। लेकिन जब इसे पता चला कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है, तो फिर वो मेरी बहन से मिलने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। ये चाहता था कि वह मेरी बहन को लेकर अपने घर चला जाए। हालाँकि मैं भी यही चाहता था कि ये मेरे घर में ना रहे, लेकिन मैं अपनी बहन को इस चोर के घर में नहीं भेजना चाहता था। मैंने इसको किडनैप करवा दिया। मैंने इसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं समझा।
इसलिए मैंने इसको गुंडों से कहकर आधी रात को बीच रास्ते पर किडनैप करवा दिया और अपनी बहन को उधर खाने में बच्चा गिराने की दवाई खिलवा दी। मेरी बहन की तबीयत बिगड़ गई और उसका बच्चा भी दुनिया से खत्म हो गया। इधर रमेश को मैं पहले से ही किडनैप कर चुका था। मैं रमेश को मारने से पहले समझाने की कोशिश कर रहा था और ज्यादातर इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था ताकि इसको समझा सकूं कि ये मेरी बहन को छोड़ दे। अभी भी इसके पास वक्त है, वरना मैं इसको मार दूंगा। यह इस गांव से गायब होकर वापस शहर चला जाए और वहां पर दूसरी शादी कर ले, ताकि मेरी बहन को यकीन हो सकेगा मैंने उससे झूठ नहीं कहा था। इस तरह से तो मैं उसकी जिंदगी बख्श सकता था, लेकिन इसे अपनी मौत बहुत ज्यादा प्यारी थी। मेरी बहन को भी सब्र आ गया था। मैंने फैसला किया था कि अब मुझे इसे मार देना ही चाहिए। मैं आज इसको मारने ही वाला था कि तुमने बीच में आकर इसको बचा लिया। जब बुआ ने पापा की से सारी बातें सुनी तो वह फूट-फूट कर रोने लगी थी और उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि आप 2 मोहब्बत करने वालों के इतने ज़्यादा दुश्मन बन सकते हो। रमेश सुधर गया है और अब वह मेहनत से पैसा कमाता है। आपने देखा नहीं क्या? आपने उसे कहा नौकरी पर लगा दिया था, फिर भी वह मन से पैसे कमा रहा था। वह मेरे खातिर बदल गया था। बुआ ने अपने भाई से कहा कि मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। उन्होंने फैसला किया था कि वह हमारे घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएँगी और कभी अपने भाई से वास्ता नहीं रखेंगी। पापा को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने बुआ से माफ़ी माँगने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुआ हमारे घर से रमेश अंकल के साथ शहर जा चुकी थी और अब वह शहर में हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही है। पापा को उनके किए की सज़ा मिल गई है कि उनकी इकलौती बहन, जिसको उन्होंने इतने लाड-प्यार से पाला था, वह उनसे दूर हो गई। बुआ ने उस दिन के बाद कभी पापा को पलटकर नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने उनके बच्चे की जान ली थी। वह उन्हें माफ़ नहीं कर सकती थी। बुआ के जाने के बाद पापा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे और सारे गाँव में मेरे पापा की अच्छी खासी बदनामी भी हो गई थी। वह अब घर में अकेले ही रहते हैं और ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते। आप लोग मेरे पापा के लिए प्रार्थना कीजिए कि वह ठीक हो जाए और मेरी बुआ हमेशा अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुश रहे। इस कहानी से यह नतीजा निकलता है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है और बुरे लोगों के बुरे कामों की वजह से अच्छे लोग उनका साथ देना छोड़ देते हैं। हम लोगों ने भी अपने पापा से ज़्यादा बातचीत करना बंद कर दिया था। मैं तो शहर में ही आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। उधर दोनों चाचा ने भी अपने भाई से सारे संबंध खत्म कर दिए थे। अब मेरे पापा अकेले ही अपनी बीमारी से लड़ रहे थे। मम्मी भी बस अपने काम से काम रखती थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।